नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए 6 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर, राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया इसकी पीडीएफ जाके ले लो, आप पीडीएफ जाके ले लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके अपने टेलीग्राम चैनल आईएएस आरएएस विद आरजे, इस वाले चैनल पे आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ को सीधा डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि क्या है, देखो मेरे भाई बहनों, जो अभी आप लेक्चर लोगे, लेक्चर के साथ साथ जब लिखोगे तो आपको ये जो लेक्चर होगा 25-30 मिनट का, वो आपके लिए लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। और यदि आप 2-2 घंटे एक एक लेक्चर में करंट अफेयर के में देंगे तो ऐसे 2 लेक्चर हैं, मतलब 3 से 4 घंटे यदि आप करंट अफेयर को ही दे दोगे तो भैया और सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ोगे। कोचिंग भी तो जाना है, दूसरी भी तो चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज भी तो लगानी है। मुझे पता है, इस प्रोसेस से निकला हूँ मैं। बच्चों के पास समय बहुत कम होता है जब वो तैयारी के फेज में होते हैं। तो ठीक है मेरे भाई बहनों, तो अब बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधा अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है मेरे भाई बहनों, अब क्या है, देखो दोस्तों, न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर आने से पहले मैं आपसे एक और बात कह देता हूं कि भैया जो आप जो लेक्चर है उसको पूरा देखा करिए। एक तो आपकी समझ में आने लगता है, आप पीडीएफ पढ़े हुए होते हैं तो उसके बाद आपको ये मतलब आराम से समझ में आने लग जाता है, तो आप इसको बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, चैनल की रीच बहुत कम हो जाती है। एक तो छोटा चैनल है, नया चैनल है, और उसके बाद अगर रीच नहीं मिलेगी तो फिर बढ़ेंगे कैसे, जब बढ़ेंगे नहीं तो फिर हमें उत्साह कैसे आएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में। कौन सा? राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में। तो दोस्तों ये जो कॉरपोरेशन है, इसका गठन का क्या किया गया है, घोषणा की गई है। अभी ये अपने गठन के फेज के अंदर है, लेकिन किया क्या जाएगा इसके गठन में। तो इसके गठन में क्या है, देखो, राजस्थान में जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो 5 बड़े शहरों में चलता है। जो सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो 5 बड़े शहरों में चलता है, जिनमें एक है आपका जयपुर, एक है आपका कोटा, एक है आपका जोधपुर, एक है उदयपुर, और दूसरा है अगला है आपका अजमेर। ठीक है, तो ये 5 शहर हैं। इन 5 शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट को क्या है, सर्विस को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, इनकी नीतियां बनाने के लिए और रोज़मर्रा के जो इनके काम हैं उनको करने के लिए क्या है, पांचों के पांचों शहरों में अलग अलग सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो क्या किया गया है, इन 5 सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मिला करके एक मेजर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया गया है, उसका नाम है राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, बाकी जो रोज़मर्रा के काम है, कहाँ किस रूट पे कितनी बसें जानी है, क्या होना है, किस तरह का ये ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम है, वो तो लोकल जो स्तर पे है वो तो ये ट्रांसपोर्टेशन ही संभालेंगे। लेकिन यदि नीतियां बनानी हो, यदि रणनीतियों को लागू करना हो, तो इस तरह के जो काम है वो मेजर काम जो है वो कौन करेगा, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन करेगा। इसके माध्यम से और क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से राज्य सरकार जो है वो विभिन्न खरीद प्रक्रियाओं का भी संचालन कर सकेगी। अभी क्या है, ये 5 जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इनसे अलग अलग रिपोर्ट लेनी पड़ती है, अलग अलग जो नीतिगत काम है, जो कागजी कार्यवाही होती है वो भी अलग अलग करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, बहुत डिले होता है। किसी भी नीति को लागू करने में, किसी भी नई पॉलिसी को लागू करने में बहुत डिले हो जाता है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एक ही संस्था बना दी गई है, प्रमुख संस्था जिसकी जवाबदेहिता रहेगी, वो है राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो यही था इसके अंदर। ये क्या है, 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई। इसका निर्माण राज्य के 5 जो नगर परिवहन निगम है उनका विलय करके किया गया। ये 5 के 5 ये हैं। आप नाम याद रख लेना कि राजस्थान के ऐसे कौन से 5 जिले हैं जिनके अंदर सिटी ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन काम करती है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपका एफपीओ के ऊपर, किसान उत्पादक संघ के ऊपर। किसके ऊपर? किसान उत्पादक संघ। ठीक है, देखो दोस्तों, इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया है, राजस्थान सरकार की तारीफ करी है बहुत एफपीओ की सफलता के चक्कर में कि भैया एफपीओ ने आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम किया है। इसके लिए देखते हुए क्या कहा है कि 30 अतिरिक्त महिला एफपीओ के गठन का भी उन्होंने क्या रख दिया है, लक्ष्य रख दिया है कि आप 30 अतिरिक्त एफपीओ का गठन करो महिलाओं के लिए। ठीक है, अब ये बात जब उन्होंने रख दी तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इसके गठन है वो इसी माह से प्रारंभ कर दिए हैं।
ठीक है, क्या होगा, इसी महीने से प्रारंभ हो गया है इसके गठन की जो प्रक्रिया है। जो 30 अतिरिक्त एफपीओ हम गठित करेंगे भारत सरकार के कहने पे राजस्थान राज्य के अंदर, उसके गठन की प्रक्रिया को इसी माह से प्रारंभ कर दिया गया है। तब दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। देखो मेरे भाई बहनों, अब सबसे पहले जानते हैं अपन एफपीओ के बारे में। वैसे तो आपको पता ही है सर, किसानों के उत्पादन संघ, मतलब किसान जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी करते हैं, उसके लिए क्या है, एक समूह बना लिया, एक संघ बना लिया है। तो दोस्तों ये वही है, साधारण शब्दों में समझें तो किसानों का एक अनौपचारिक संगठन है। 10, 20, 30, 50 लोग जुड़ते हैं, वही नीतियाँ बनाते हैं, वही इसका कार्यान्वयन करते हैं, वही क्या कमियाँ रह गई उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं, और अपने प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो उसकी कंपनी होती है, जो उन्होंने कंपनी बनाई होती है 40-50 लोगों ने मिलकर, उसका संचालन वो खुद ही करते हैं। और जो नए लोग उससे जुड़ते हैं उनको ट्रेनिंग भी खुद ही लोग देते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं जो उस संगठन के अंदर, वही उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, यही इसका काम है। पर लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो है वो जब किसान के पास उत्पादन बढ़ेगा, जब दूसरी चीज़ों का उसके पास रोजगार आएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो क्या है, देखो यह किसान सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक स्वैच्छिक संगठन है। मतलब अपनी मर्जी से आओ और जुड़ जाओ भैया, इसके लिए कोई भर्ती नहीं निकलेगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा कि नोटिफिकेशन निकाल दो तुम आ जाओ भर्ती आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसमें, ये स्वैच्छिक संगठन है, मन करे तो सीधे चले आओ आप, संगठन से जुड़ना है तो। ठीक है, ये सदस्य इस संगठन की नीतियों का निर्माण करते हैं। भैया जो है वो यही है, ऐसा तो है नहीं इनके लिए अलग से संसद भवन बनेगा, आप संसद के सांसद बैठ के इन लोगों के बारे में या इन नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनकी अपनी घर की संसद है, जब मन करता है जब सदन का सत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, निर्णय जो होते हैं उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब सारे के सारे लोग हैं वो निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और नीतियों के निर्माण में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, यह बिना किसी भेदभाव, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। लिंग, नस्ल, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आप चाहे महिला हो, आप चाहे पुरुष हो, आप चाहे ट्रांसजेंडर हो, आप चाहे काले हो, गोरे हो, नाटे हो, आपकी जाति चाहे कुछ भी है, इस तरह का कुछ नहीं है। आप स्वैच्छिक संगठन है, आप जाइए, जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो आप जुड़िए। ठीक है, इसके जो संचालक होते हैं वो अपने सदस्यों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण स्वयं ही प्रदान करते हैं। देखो दोस्तों, अपने में से ही अध्यक्ष बना लेते हैं, अपने में से ही उपाध्यक्ष बना लेते हैं, इनकी छोटी सी संसद बन जाती है, छोटी सी संसद से ही नीति बना लेते हैं, निर्णय बना लेते हैं, और क्या करते हैं, उन कानूनों को अपने ही संगठन के ऊपर लागू कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों ने भी एफपीओ के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी किसी योजना में, जब भी किसी नीति में, जब भी किसी मिशन के अंदर, जब आप स्थानीय लोगों को जोड़ने लगते हो तो वो मिशन सफल होने के चांस जो होते हैं वो 200% तक बढ़ जाते हैं। सरकार अपने स्तर पर कुछ भी करती रहे, वो इम्पैक्ट ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों का समावेश करने के बाद देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, एक स्वैच्छिक संगठन है स्थानीय लोगों का, तो क्या हो रहा है, परिणाम देखने को मिल रहे हैं सकारात्मक। ठीक है, अब राजस्थान में एफपीओ की क्या स्थिति है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा दो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो है वो राजीविका के माध्यम से एफपीओ का गठन किया जा रहा है। मतलब इनको जो टेक्निकली जो मदद देती है और भी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए कौन सी संस्था है, राजीविका। राजीविका की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो ये संस्था क्या है, एफपीओ के गठन की जो है उसमें बहुत योगदान दे रही है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि राजस्थान में राजीविका है वो और कौन कौन सी योजनाओं का संचालन कर रही है, इसको आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, खुद से खोजने की चीज़ों को प्रयास करोगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक रुकेंगी वो। अगर कोई और बताता जाएगा, आपका बिल्कुल एफर्ट जीरो रहेगा, तो आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगी। और फिर वही समस्या, सर पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, वो पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, समस्या इसी तरह के लोगों के साथ होती है जो खुद से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एफपीओ के जो सदस्य हैं उनकी जो शेयर कैपिटल एवं सरकार से प्राप्त इक्विटी ग्रांट के अतिरिक्त इनके प्रबंधन के लिए प्रतिवर्ष 6 लाख रुपया और दिए जाएंगे। ठीक है, 6 लाख रुपया और दिए जाएंगे, किसके अतिरिक्त, शेयर कैपिटल। मतलब एफपीओ में 40 सदस्य हैं,
तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मान लो 10 रुपये दे के 400 रुपये जोड़ के प्रोडक्शन और जो अपना ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है और उसमें वो कामकाज शुरू किया है 400 रुपये की। तो उसके अतिरिक्त दूसरा सरकार क्या करती है, ग्रांट दे देती है, भैया 400 रुपये आपके पास हैं, 40 रुपये हम देते हैं, अब 440 हो गए, आप अपने काम को और अच्छे तरीके से करो। तो इन दोनों चीज़ों के अतिरिक्त 6 लाख रुपए की एक निर्धारित राशि है, उसको प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसके जो प्रबंधन के लिए है, जो प्रबंधन किया जाएगा संगठन का, उसके लिए प्रतिवर्ष 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई बहनों। अब राजस्थान के कुछ FPO हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब इन सारे FPO को आप नाम सहित याद कर लेना कि कौन सा FPO है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और किस चीज़ के उत्पादन में ये अग्रणी है। ठीक, इन चीज़ों को आप याद कर लेना आपके प्रीलिम्स के अंदर या फिर किसी दूसरे जो स्टेट का अपना जो स्टेट का कोई दूसरा एग्ज़ाम होगा उसमें आपको आवश्यक रूप से मिल सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। तो दोस्तों झालावाड़ी महिला किसान प्रोड्यूसर, मतलब झालावाड़ के हैं, झालावाड़ी हैं, तो झालावाड़ी महिला किसान प्रोड्यूसर ये शहद का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बड़ी सादड़ी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है और सरसों के तेल के उत्पादन में लगी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देवानंदिनी महिला किसान प्रोड्यूसर जो ये कंपनी है वो डूंगरपुर की है, ये सोयाबीन के लड्डू बनाती है। नीलगिरी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी, नीलगिरी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी ये भी डूंगरपुर की है, ये सीताफल पल्प बनाती है। क्या बनाती है? सीताफल पल्प बनाती है। ठीक है, महिला शक्ति एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये कहाँ की है? ये आपकी जो एक है झोथरी नाम की जगह है डूंगरपुर के अंदर, वहाँ पर स्थित है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाती है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है आपका जो केचुए होते हैं उनसे जो खाद निर्मित होता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए एक नई पहल शुरू की है। किसने की है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसका शुभारंभ जो किया है दोस्तों वो किया है आपका जयपुर हेरिटेज निगम ने। मतलब जो जयपुर जिला है उसमें जो जयपुर हेरिटेज है, जो हेरिटेज शहर है उसके अंदर जो निगम है जयपुर निगम, उसने किया है। जयपुर हेरिटेज निगम के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गुलाबी नगरी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करवाना। कैसा? प्लास्टिक के यूज से। सिंगल यूज का मतलब होता है एक बार यूजली और थ्रो, यूज एंड थ्रो वाली जो स्कीम होती है उसको अपन सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके कैरी बैग के अंदर। ली सब्जी वाले से सब्जी डलाई, इधर सब्जी घर में रखी, फाड़ के फेंक दी। अब अपन ने तो फेंक दी, उसके बाद अपन ने देखना उसकी तरफ बंद भी कर दिया। लगभग 1000 साल लगेंगे उसको दोबारा से डिकम्पोज होने में, 1000 वर्ष। अब आप सोचिए, और 1000 वर्ष बाद भी वो किसी ना किसी आपकी वाटर बॉडी में, अर्थ में वो ऐसे डाइल्यूट हो जाएगी कि उसको पॉल्यूटेड करेगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों कितना ख़तरनाक है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत मजबूरी हो तभी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, है ना। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अपन देख लेते हैं। तो हेरिटेज निगम के मुख्यालय पर कैनवास बैग का औपचारिक विमोचन किया गया है। कैनवास बैग उस तरह के बैग होते हैं जो जूट के बने हैं, कपड़े के बने हैं, इस तरह के जो बैग होते हैं कैनवास बैग कहलाते हैं। ठीक है, मुख्यालय पर क्या किया गया है? इसका औपचारिक विमोचन किया गया है। दिखाया गया भैया इस तरह के हम थैला हैं जिनको हम क्या करने वाले, प्रत्येक परिवार को कपड़े का एक थैला उपलब्ध कराया जाएगा। भैया हेरिटेज निगम अब प्रत्येक परिवार को कपड़े का थैला उपलब्ध कराने वाली है। हमारे घरों में तो मम्मी या किसी के फटे पैंट में इसी के वो 10-10 साल और चलता था, थैला फटता ही नहीं था। पैंट फट जाता था 2 साल में, थैला नहीं फटता था 5 साल में। ये स्थिति, मतलब उसको बढ़िया से सी के बना दिया जाता था। और अब यहाँ क्या होने वाला है भैया कि जयपुर जो हेरिटेज निगम का जो है वही बांटने वाली है कि लो भैया हमारी तरफ से थैला ले लो, कम से कम ये थैला लेके जाया करो सब्जी वब्जी लेने जाओ तो। और मैं इस बात की गारंटी फिर से दे रहा हूँ, वो थैला फट जाएगा, थैले का पता नहीं लगेगा, लेकिन पॉलीथीन है वो इस तरह से यूज होती रहेगी। ठीक है, तो पूर्व में भी पहल की जा चुकी हैं दोस्तों इस तरह की कि जयपुर को क्या करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। पूर्व में जो जयपुर हेरिटेज निगम है उसने ही पहल की है। उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। हमने लगभग 23 मार्च के न्यूज़ आर्टिकल में इसकी चर्चा की थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आया तो अपन फिर से कर लेते हैं। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जो नए लोग आए हुए हैं उनको क्या होगा, पता लग जाएगा कि इससे पहले पूर्व में क्या पहल हुई है। तो इसके लिए सड्रर मशीन लगाई है। सड्रर कौन सी मशीन है? मशीन का नाम है सड्रर मशीन।
ठीक है। ये क्या मशीन क्या करती है, प्लास्टिक की बोतल को क्रश करती है और उसको छोटे छोटे दानों में बदल देती है। ये जो मशीन है वो एक मशीन एक दिन में लगभग 500 बोतलों को क्रश कर सकती है। 500 बोतल पर डे के हिसाब से क्रश कर सकती है। तो आप बोलोगे सर वो क्रश होगी तो क्या हो गया, प्लास्टिक तो फिर भी प्लास्टिक ही रही ना। तो हाँ दोस्तों, प्लास्टिक तो प्लास्टिक रही, लेकिन बोतलें जो इधर उधर गिरती फिरती हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक एक जगह इकट्ठी हो जाएगी दानों के रूप में। अब क्या होगा, दानों के रूप में इकट्ठी हो जाएगी तो इसकी पुनः रिसाइकलिंग की जा सकेगी। अगर आप रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हो तो सड़कें बन रही हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसमें यूज लो डाबर के साथ में मिक्स करके, कितनी बढ़िया पकड़ बनेगी प्लास्टिक की, और सड़कें जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी पानी वानी से। तो इस तरह के यूज में आ जाएंगे वो दाने जो हैं वो, ठीक है। तो इस तरह की मशीनें, 2 मशीनें लगाई गई हैं जयपुर के अंदर। तो पहली जो मशीन है वो लगाई गई है नगर निगम के खुद के मुख्यालय पर ही। भाई ऐसा नहीं हो भाई कि दुनिया को हम ज्ञान देते फिर रहे हैं, खुद के घर में मशीन नहीं है तो खुद के घर में पहले लगाई कि हमारे गेट पर लगा दो भैया पहले, तो लोग आएंगे जो बोतल फेंकेंगे कम से कम यहाँ बोतल तो ना फेंकें, पता लगे कि हम ही वो चला रहे हैं अभियान और हमारे ही गेट पे बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की। इसके लिए मुझे एक छोटा सा एक याद आ गया किस्सा। हमारा एक मित्र था, वो क्या करता था, पूरे दिन नशा मुक्ति रैली करता था और शाम को खुद ही पौवा लेके घर आता था। ये उसी तरह की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। जो दूसरी मशीन है वो लगाई गई है जल महल जयपुर में। कहाँ लगाई गई है, जल महल में, ठीक है। अब आपको पता लग गया दोनों मशीनें कहाँ लगी हुई हैं। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है भाई बहनों। तो आगे जो है हमारा न्यूज आर्टिकल वो है राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम। मतलब हायर जो एजुकेशन है हमारी, उसके अंदर क्या करना है, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करना है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है, जो हमारा हायर जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो योजना है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि कौन कौन से विश्वविद्यालयों के लिए ग्रांट परमिट की गई है, वो विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट है। और उन विश्वविद्यालयों के चक्कर में ही मैं इस योजना को आपको लेकर आया हूँ, इस योजना को आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, वही उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लेके आना, शिक्षा सुविधाओं का सुधार करना। मतलब हायर एजुकेशन के अंदर क्या करना है, टेक्निकल और क्वालिटी दोनों, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी दोनों का ही इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो फिलहाल क्या किया गया, इसके अंतर्गत 7 विश्वविद्यालयों को आवश्यक संसाधन, उपकरणों की खरीद और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सुगमता के लिए प्रत्येक को 2 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी को नहीं, प्रत्येक यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब अपने लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक बार अपन उसको देख लेते हैं। ये 7 के 7 विश्वविद्यालय अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 के 7 विश्वविद्यालय राजस्थान के अग्रणी विश्वविद्यालय, तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक। तो पहला है हमारा हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, ये अवस्थित है आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला है आपका जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, ये है आपका जोधपुर के अंदर। तीसरा है आपका MBA विश्वविद्यालय, ये भी है आपका जोधपुर के अंदर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ये है आपका बीकानेर के अंदर, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी आप जानते ही हो, सर्वविदित है, जयपुर के अंदर। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, ये है आपका बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, ये है आपका सीकर के अंदर। तो इनकी अवस्थिति आप याद कर लेना, अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर 2-3 कोई विश्वविद्यालय देके इधर 2-3 जगहों के नाम दे देगा, आपसे कह देगा सुमेलित कीजिए, और एक भी सुमेल ऊपर नीचे हुआ आपका पूरा का पूरा गुड़गोबर हो गया, कोई मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है पैरा लीगल वॉलंटियर्स को लेके। लीगल वॉलंटियर्स को लेके कौन है ये, लीगल वॉलंटियर्स, मतलब लीगल आपको एडवाइस प्रोवाइड करवाएंगे इस तरह के वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स हैं वो, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं जो हम स्थापना तो क्या मतलब जगह जगह पर जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं उनकी उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है हमारे में, तो देखो प्रदेश भर में लापता बच्चे, उनके विरुद्ध अपराध, मतलब किनके विरुद्ध, कोई बच्चा है उसका पहले किडनैप हुआ, उसके प्रति अपराध हुए। आजकल बच्चों के प्रति अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम सभ्य समाज के एक वो बन रहे हैं, दर्शक बन रहे हैं, लेकिन बच्चों के प्रति जो दुर्व्यवहार लोगों में बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि हमारा समाज सभ्यता की तरफ जा रहा है। हमें ऐसा लगता है हमारा समाज जो है वो संस्कारों से विकारों की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या है, देखो सारे के सारे लोग उस स्थिति में नहीं होते, लोग भी देख लेते हैं, जो अपराध करने वाला अपराधी है वो भी देख के अपराध करता है कि सामने वाला बच्चा किस फैमिली से, किस तरह के लोगों से संबंधित है।
जो कमज़ोर होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, वंचित होते हैं, पिछड़े होते हैं, लाचार होते हैं, उनके बच्चों के साथ क्या होता है, अपराध होता है। तो ऐसी स्थिति में भाई जो लाचार है वो क्या तो थाने जाएगा, क्या ही कोर्ट में जाएगा। तो ये अपराधियों को पता होता है कि यहाँ अपन सेफ निकल जाएंगे तो उनके प्रति अपराध हो जाता है और वो सेफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना मनी, उतना पैसा, उतना पावर होती ही नहीं है कि वो थाने तक जाएं तो थाने में अपना काम करवा लें और कोर्ट तक जाएं तो कोर्ट में करवा लें। ठीक है, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि पैरा लीगल वॉलंटियर ही सुनिश्चित कर दी कि आप जाओ तो सही थाने, वहीं पे आपको एक लीगल एडवाइज़र मिलेगा जो आपको पूरी की पूरी एडवाइस देगा। ठीक है, और उस तरह का क्या करेगा, वो काम करेगा। ठीक मेरे भाइयों बहनों, तो प्रदेश भर में लापता बच्चों को, उनके विरुद्ध अपराधों आदि की स्थिति में पीड़ितों को पुलिस थानों में ही विधिक सहायता उपलब्ध करवाना इस चीज़ का उद्देश्य है हमारा, कि आप थाने जाओ, वहीं पे आपको वकील साहब मिल जाएंगे, वो सारे काम वहीं के वहीं कर देंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो इनकी नियुक्ति कहाँ की जाएगी, पुलिस थानों में। नियुक्ति कहाँ की जाएगी इनकी, पुलिस के थानों में। प्रारंभ में क्या करेंगे अपन के जो जिला मुख्यालय हैं अपने, अलग अलग जिला मुख्यालयों पर 66 पुलिस थाने हैं जिला मुख्यालयों के, उनके अंदर क्या किया दिया जाएगा, इन वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें 99 पुलिस थाने हैं अलग अलग, जिनको सुनिश्चित किया है, उनमें प्रत्येक में क्या करेंगे अपन, एक एक वॉलंटियर नियुक्त कर देंगे। मतलब टोटल पहले चरण के अंदर टोटल 165 पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करने जा रही है राजस्थान सरकार। और इनको क्या मिलेगा, मानदेय, पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। इसको पारिश्रमिक या मानदेय बोलेंगे। ठीक है, प्रतिमाह 15,000 रुपये का इनको पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों हम 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं मिलेट्स कॉन्क्लेव, मिलेट्स ईयर और मिलेट्स मिशन। तो उसी से संबंधित एक छोटी सी न्यूज़ है, उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि राजस्थान ने क्या किया है, जो मोटे अनाज हैं उनके उत्पादन में क्या किया है, देश भर में पहले स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर आया है, पहले स्थान पर। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान कहाँ आया है, देश भर में पहले स्थान पर। दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी हो तो आप 1-2 दिन पहले का जाके वीडियो देख लें, उसमें आपको मिलेट्स मिशन, मिलेट्स ईयर, मिलेट्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं 2-3 बार मिलेट्स के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा करूँगा तो पुराने स्टूडेंट जो हैं वो बोलेंगे सर क्या आप हर रोज़ लेके बैठ जाते हो। ठीक है, उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी रही है मोटे अनाजों की, तो पूरे भारत का 28.6% अनाज, मोटे अनाजों का उत्पादन किसने किया है, हमने किया है, हमारे प्यारे राजस्थान ने किया है। हमारा बोया गया क्षेत्रफल कितना था, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बोया गया क्षेत्रफल था उसका लगभग 36% क्षेत्रफल हमने बोया था मोटे अनाजों का। ठीक, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो ये जो है वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, 5 सितारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पद्म पुरस्कार हैं। ये कोई ऐसे वैसे पुरस्कार नहीं है जो किसी भी संस्थान ने थमा दिए हैं। ये पद्म पुरस्कार हैं और जिनमें राजस्थान के लोगों को मिला है। आप उसको बढ़िया से कर लो, कौन से व्यक्ति को किस क्षेत्र में मिला है। ठीक, तो अभी 4 लोगों को मिला है, एक तो श्री अहमद हुसैन साहब को और श्री मोहम्मद हुसैन साहब को। इन दोनों को किसके लिए मिला है, ये मिला है गजल गायकी के लिए। ठीक है, पंकज उदास जो करते हैं ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, वो वाला जो गजल गाते हैं, तो गजल गायकी में किनको मिला है, श्री अहमद हुसैन साहब को और श्री मोहम्मद हुसैन साहब को। गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इन दोनों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला मिला है श्री मूलचंद लोढ़ा जी को, इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। और श्री लक्ष्मण सिंह जी हैं लपोड़िया जी, उनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। मतलब 2 लोगों को सामाजिक कार्य के लिए और 2 लोगों को म्यूजिक के लिए। मतलब संगीत सुनते सुनते समाज का भला करो। राजस्थान में कितना अच्छा है अपना, है ना। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का अपना न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। आपसे मिलेंगे अगले न्यूज़ आर्टिकल में, नए वीडियो में। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक तो वीडियो का लेक्चर है वो पूरा देखने का प्रयास करिए, और अगला जो है आप भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, यही गुरु दक्षिणा है आपकी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो फिर आपको मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।